नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। में हूं पिनाज त्यागी और महाराष्ट्र का महासस्पेंस अब तक जारी है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन, इसका कोई पुख्ता जवाब अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग कब होगी, यह भी डिसाइडेड नहीं है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल यानी 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होने की बात कह दी है, लेकिन बीजेपी के 132 विधायकों को विधायक दल की मीटिंग का कोई मैसेज नहीं मिला। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से ऑब्जर्वर्स के नाम भी नहीं बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो कल बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होने के चांस बेहद कम है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग नहीं होगी तो फिर भाई महायुति के विधायकों की भी मीटिंग नहीं होगी। अब तक कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे मुंबई में नहीं, और यही वजह है कि बैठक चल रही है। अब सवाल यह कि शिंदे तो सितारा से मुंबई लौट आए हैं, फिर किस बात की यह देरी हो रही है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर कहे जा रहे हैं, लेकिन दावेदार सिर्फ वही नहीं है। ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी का एंगल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जब डिसीजन लेने बैठेंगे तो पर्ची पर किसका नाम लिखेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सेवा भाव आरएसएस वाले, क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का राज तिलक तय है? या बीजेपी कोई बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है? क्या महाराष्ट्र से कोई ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है? क्या फडणवीस के अलावा भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? नवंबर बीत गया, दिसंबर आ गया, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड नहीं है। राज तिलक की तारीख घोषित हो गई, राज तिलक का मुहूर्त निकल गया, वेन्यू डिसाइड है, लेकिन 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में किसका राज तिलक होगा यह कंफर्म नहीं है। समझिए यूं कि बारात तैयार खड़ी है और दूल्हा तय नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम कंफर्म नहीं होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुल्लम खुल्ला बिना किसी शर्त के बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद ब्राह्मण और मराठा कार्ड खेला जा रहा है। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं, और मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। सतारा से ठाणे लौटकर एकनाथ शिंदे ने मोदी का नाम लिया, शिंदे ने अमित शाह का नाम आगे किया और महाराष्ट्र के होने वाले मुख्यमंत्री के लिए एक चैलेंज दे दिया। 2.5 साल में जितना मैंने करके दिखाया उतना करके दिखाओ। मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारी सहयोगी ने, जो आज तक के, तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो। मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है, और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ। बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को एक फॉर्मूला सुझाया है। कहा जा रहा है कि उसी में एक फांस है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 2 मराठा उप मुख्यमंत्री। क्या मराठी मानुस इस कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट कर देगा? क्या बीजेपी को इसी बात का डर है? महाराष्ट्र में अब तक 2 ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, मनोहर जोशी और देवेंद्र फडणवीस। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है, मराठा बाजी मार ले जाते हैं। 1960 से अब तक महाराष्ट्र में 18 मुख्यमंत्री हुए,
इनमें से 10 मराठा थे। फडणवीस के साथ एक और इक्वेशन यह बनता है कि वो नागपुर से आते हैं और विदर्भ रीजन से जीतते हैं। नागपुर का मतलब संघ समझिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। संघ को भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करता हो और ऐसा करने में कोई शर्म या झिझक न महसूस करता हो। देवेंद्र फडणवीस इस कसौटी पर एकदम फिट बैठते हैं। बीजेपी विदर्भ का समीकरण भी इग्नोर नहीं कर सकती। विदर्भ में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सीएम बनने का मौका मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र को ज्यादा मिला है। इसी साल के लोकसभा चुनावों में विदर्भ ने कांग्रेस को जिता दिया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में विदर्भ ने कमल छाप का झंडा गाड़ दिया। फडणवीस विदर्भ के इक्वेशन को साधते हैं और यह कोई राज की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री की पहली पसंद भी फडणवीस ही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा ही लगता है कि बीजेपी कोई सरप्राइज देने के मूड में नहीं है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम की पर्ची निकलेगी, संभावना इसी बात की है। कौन होगा मुख्यमंत्री और नाम भी सामने नहीं आ रहा। देखो, ये तो इस पे कहने का मेरा अधिकार नहीं है, मगर आपने टीवी में 50 बार दिखाया है। आपके ही टीवी ने बताया 5 PM देवा भाऊ सीएम, तो आपने दिखाया और अभी आप हमको प्रश्न पूछ रहे। तो मुझे लगता है आपने जो दिखाया वही सच होगा। तय हो गया है? नहीं, वो तो अधिकार तो माननीय मोदी जी और माननीय अमित भाई को है। तय होने का प्रश्न कहा है। और इसका मतलब हमने ये समझना कि इंडिया टीवी, नाम तो इंडिया है मगर बात गलत करता है, ऐसा कैसा होगा। गृह मंत्रालय को लेकर क्या कहीं बात फंसी हुई है? एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। नहीं, ये तो पता नहीं, मगर मांगने का अधिकार तो हर किसी को है ना। मांगेंगे नहीं ऐसा कैसा होगा। उनके मांगने के बाद हमारे अमित भाई जो निर्णय करते हैं, वो निर्णय मुझे विश्वास है कि तीनों नेता को मान्य रहता है। माननीय मोदी जी और अमित भाई, ये दोनों नेताओं पे, ये तीनों की और हम सब की बहुत ज्यादा श्रद्धा है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायक दल में नेता कैसे चुना जाता है। पिछले 2.5-3 सालों में बीजेपी विधायकों की बैठक से चौंकाने वाला मुख्यमंत्री सामने आता है। बीजेपी को जैसे ब्रेकिंग न्यूज देने की आदत सी पड़ गई है। 2023 के अंत में मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार लग रहे थे, लेकिन विधायकों की बैठक में पर्ची निकली तो सरप्राइज के तौर पर मोहनलाल यादव का नाम सामने आया। मोहनलाल यादव ने पिछले 1 साल में अपनी जगह पुख्ता कर ली है। इसी तरह राजस्थान में पिछले साल भजनलाल शर्मा का नाम आगे किया गया, जबकि भजनलाल का नाम दावेदारों की किसी भी सूची में नहीं था। छत्तीसगढ़ में इसी तरह विष्णुदेव साय को चुना गया। ओडिशा में मोहन चरण मांझी का सिलेक्शन भी इसी तरह हुआ। हरियाणा में मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सिलेक्ट किया तो सबको हैरानी हुई, लेकिन सैनी ने मोदी के सिलेक्शन को सही साबित किया और हरियाणा चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। बीजेपी ने हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री चुनने का तरीका थोड़ा बदला है। बीजेपी में पहले यह होता था कि राज्य का चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व अपना पर्यवेक्षक भेजता था। विधायकों की मीटिंग होती थी, सभी विधायकों की राय ली जाती थी। पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व को विधायकों की राय बताते थे, फिर ऑन द स्पॉट नेता चुन लिया जाता था। बीजेपी में विधायक दल के नेता का फैसला कभी भी दिल्ली में नहीं लिया जाता था। कांग्रेस में इसका उल्टा होता है। अगर कांग्रेस किसी राज्य का चुनाव जीत जाए तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आला कमान को नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली से चिट्ठी निकलती है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम होता है। 6 साल पहले कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना हुआ तो यही तरीका अपनाया गया। दिल्ली में राहुल गांधी ने तस्वीर जारी करके मुख्यमंत्री का नाम बताया था। 2018 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनते वक्त राहुल गांधी ने लियो टॉलस्टॉय को कोट करते हुए लिखा था, धैर्य और समय 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीर लगाकर लिखा था, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। कांग्रेस का यह तरीका अलोकतांत्रिक था। इसी का नतीजा हुआ कि एमपी में कांग्रेस 2 फाड़ हो गई और राजस्थान में भी कांग्रेस टूटते टूटते बची। मुख्यमंत्री चुनने का पैटर्न बीजेपी ने भी बदला है। फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करता है, लेकिन कांग्रेस की तरह वो सार्वजनिक तौर पर अपना नाम नहीं बताता, बल्कि विधायक दल की मीटिंग में ही एक पर्ची भेजता है। उस पर्ची पर अगले मुख्यमंत्री का नाम लिखा होता है। विधायक दल की मीटिंग में वही पर्ची पढ़ी जाती है, फिर उस पर सभी विधायकों की रायशुमारी करा ली जाती है।
बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथ ग्रहण की तारीख और समय बता दिया है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई का आजाद मैदान। मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो जाहिर है कि यह घोषणा पूरी तरह ठोक बजाकर की गई है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने जो घोषणा की है, शायद उनको ऊपर से सिग्नल दिया होगा कि आप 5 तारीख को शपथ लेने का प्रबंध करो, या तो 5 तारीख को शाम को 5 बजे लेना है। वजह एक है कि इस समारोह में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनका टाइम फिक्स हुआ होगा, इसलिए उन्होंने घोषणा किया। और ये मुझे लगता है कि इसकी जानकारी वरिष्ठ नेता जो एकनाथ शिंदे साहब है या तो अजित दादा है, इनको भी होगी या तो उनको बताया गया होगा। बगैर बताए ये घोषणा वो कर भी नहीं सकते, तो इसलिए ये सबके राय लेके ही उन्होंने घोषणा की होगी, ऐसा हमें लगता है। क्या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पर्ची तैयार कर ली है? उस पर्ची पर देवेंद्र फडणवीस का ही नाम है या कोई और नाम लिख दिया गया है? हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। फडणवीस की टाइमलाइन को देखने पर लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर कॉन्फिडेंट है। जाति उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि दूसरी पार्टियों के नेता इस पर भी गुणागणित लगा रहे हैं। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है। 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के, मिस्टर बावनकुले, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या ये उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। इतना यहां मेस हो चुका है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे क्या कोई सरप्राइज आएगा? क्या शिंदे का प्रेशर काम कर जाएगा? क्या मराठा मुख्यमंत्री की डिमांड पर नए सिरे से विचार किया जाएगा? महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम सिर्फ एक आदमी को मालूम है। मोदी ने क्या सोचा है ये किसी को नहीं बताया। अमित शाह को थोड़ा थोड़ा हिंट मिला है, बाकी सब कयास लगा रहे हैं। बीजेपी में कभी भी किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता, फिर भी फडणवीस का पुख्ता दावा बनता है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की हार के बाद विधानसभा चुनावों में जीत मिली है। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप पर महाराष्ट्र में कोई विवाद नहीं है। फडणवीस की लीडरशिप क्वालिटी पर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को भी यकीन है। देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार चलाने का पूरा अनुभव है। बीजेपी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने में फडणवीस का अनुभव चाहिए। महायुति के कॉम्प्लेक्स ढांचे को संभालना सबके बूते की बात नहीं है। आपको भी पता है, जब किसी राज्य में सरकार आती है तो राज्य में आई हुई सत्ता की शपथ लेने वाली सरकार मैदान, डेट तय करती है। चाहे वो चंद्राबाबू जब शपथ लेने वाले थे तो उस चंद्राबाबू ने अपनी डेट तय कर दी। उन्होंने कहा ये डेट को शपथ विधि होगा। तेलंगाना में जब वो रेड्डी चुन के आया, उन्होंने कहा कि हमारी शपथ ग्रहण इस समय होगा, ये लोग आएंगे। कर्नाटक में राज्यपाल ने थोड़ी तारीख तय की थी, तब भी कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने तारीख तय की। उन्होंने कहा कि उद्धव जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे। कांग्रेस वालों की सबसे बड़ी अड़चन है, वो इतने भुलक्कड़ होते हैं। हमने अल्जाइमर ये बीमारी सुनी होगी ना, इनको पॉलिटिकल अल्जाइमर है कि ये किसने कहा, जो सरकार
तय करती है, जो सरकार शपथ लेती है, वो शपथ लेने के पहले किसको इनविटेशन देना है, कौन से राज्यों के सीएम आएंगे, कौन आएंगे, ये कहते हैं। और बाद में राज्यपाल महोदय को अपनी सारी इच्छाएं कागज पर लिख कर देती है कि ये मैदान में होगा। राज्य शिष्टाचार विभाग को आदेश दिया जाता है और महामहिम राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति, अगर देश की सरकार है तो महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। अब देश में जब नरेंद्र मोदी जी हुए तो राष्ट्रपति महोदय ने थोड़ी तारीख तय की। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके और 2.5 साल से उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला रहे देवेंद्र फडणवीस के फेवर में 3 बातें जाती हैं। नंबर 1, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अनुशासित नेता हैं। 2022 में उन्होंने पार्टी का फैसला कड़वा घूंट समझकर पी लिया था। नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों भरोसा करते हैं। शाह ने फडणवीस के लिए शिंदे को भी समझाया। और नंबर 3, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, संघ के करीबी हैं और बीजेपी में जाने से पहले वो स्वयं सेवक रह चुके हैं। अगले साल यानी 2025 में आरएसएस जब अपनी स्थापना के 100 साल मना रहा होगा, तब नरेंद्र मोदी के रूप में संघ का चहेता देश का प्रधानमंत्री होगा और देवेंद्र फडणवीस के रूप में नागपुर का स्वयं सेवक नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा होगा। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागो तो एक बार, जागो जागो तो। संघ शॉर्ट टर्म गोल के साथ कोई फैसला नहीं करता। संघ हमेशा लॉन्ग टर्म देखता है। देवेंद्र फडणवीस वही लीडर हैं जिनको केवल 27 साल की उम्र में नागपुर का मेयर बनाया गया था। वो फैसला भी संघ की सहमति से ही लिया गया था। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। चुनावों में नेता क्या बोलते हैं, क्या बयान देते हैं, ये चुनाव के बाद किसी को याद नहीं रहते। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से महाराष्ट्र का ये चुनाव लड़ा, वो सबको याद रहेगा। फडणवीस को जो करना था वो कर चुके हैं। फैसला अब बीजेपी विधायकों को लेना है और पर्ची नरेंद्र मोदी को भेजनी है। जब हिंदू हटते हैं तो क्या होता है, ये बांग्लादेश से समझ सकते हैं। देश में देखना हो तो संभल से जान सकते हैं। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की समझाइश इसीलिए दी है? क्या देश में हिंदू आबादी घट रही है और तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है? क्या जो पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, लेबनान में हुआ और अब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में हो रहा है, वही खतरा भारत में भी पैदा हो गया है? इसकी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए जरा। चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। क्या भारत में हिंदू खतरे में है? उनकी जनसंख्या घट रही है? क्या हिंदुओं को अपना परिवार बढ़ाना पड़ेगा? हिंदुओं को अगर ताकत बढ़ानी है तो क्या 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? क्या बोलिए। नहीं आप पढ़ के सुनाओ भाई। नहीं आप बोलना। मोहन भागवत ने कि 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले, जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़ेगा? आप माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो
कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे। ओवैसी ने क्यों कहा बच्चे तो 6 ही अच्छे? संघ प्रमुख 2 से 3 बच्चे पैदा करने की बात इसलिए कह रहे हैं ताकि भारत में भी हालात बांग्लादेश जैसे ना हो, जनसंख्या असंतुलन ना हो, हिंदुओं को धार्मिक अल्पसंख्यक होने की वजह से मार काट न झेलनी पड़े, देश का वातावरण ठीक बना रहे। लेकिन भाईजान इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो फिर वही कह रहे हैं चच्चा के बच्चे 6 ही अच्छे। ओवैसी औरंगाबाद की दोनों सीटें विधानसभा में हारने के बाद हताश हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। जबकि संघ प्रमुख पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हो रहा है वैसा भारत में ना हो, इसलिए जनसंख्या दर 2.1% से नीचे नहीं जाए, इसके लिए सचेत कर रहे हैं। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतं का? आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तीच्या कुटुंबात, 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले। मोहन भागवत को यह बयान क्यों देना पड़ा, ये समझना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी, जो अब घटकर 2.2 रह गई है। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.3% रह जाएगी। जनसंख्या दर अगर इतनी तेजी से गिरी तो क्या होगा? क्या मुसलमान तेजी से बढ़ जाएंगे? क्या हिंदू तेजी से घट जाएंगे? क्या भारत में सच में डेमोग्राफी चेंज हो रही है? इसे समझने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों और 90 के दशक में हुई कुछ रिसर्च का विश्लेषण जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ थी, मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ और ईसाइयों की आबादी करीब 3 करोड़ थी। देश में हिंदू आबादी करीब 79.8% और मुस्लिम आबादी 14.2% थी। लेकिन 90 के दशक में एक और रिसर्च हुई जो डेमोग्राफी में बड़े चेंज का संकेत देती है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 90 के दशक में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% तक गिर गई, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 2.6% रही। बीते 60 साल में देश में हिंदुओं की जनसंख्या 4% घट गई और मुसलमानों की 4% बढ़ गई। अगर ये सिलसिला चलता रहा और हिंदुओं की जनसंख्या दर इसी तरह गिरती रही तो वही खतरा पैदा हो जाएगा जो अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। 1947 से पहले पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 14.6% थी, जो अब 1.5% के करीब बची है। 1947 के पहले बांग्लादेश वाले हिस्से में 28% हिंदू रहते थे, जो अब 8% से भी कम बचे हैं। ऐसा हाल सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जिस भी देश में डेमोग्राफी चेंज हुई और वहां के मूल निवासियों से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो गई, उस देश में बटेंगे तो कटेंगे ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लेबनान है, जहां पहले ईसाई ज्यादा थे, मुसलमान बढ़े तो ईसाइयों का कत्लेआम हुआ। आज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में वहां के मूल निवासी परेशान हैं। वहां आए दिन शरिया कानून लागू करने के लिए मुसलमानों की भीड़ सड़कों पर उतर आती है। ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है? असम के 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बिहार के किशनगंज में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। यूपी के रामपुर, मुरादाबाद जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। संभल इसका ताजा उदाहरण है, जहां एएसआई संरक्षित जामा मस्जिद पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया।
यहाँ मुसलमान कोर्ट के आदेश पर भी सर्वे नहीं करने दे रहे। सर्वे करने पर पत्थर और गोलियां चलाने भीड़ उतर आती है। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 1529 से पहले संभल में हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन मुगलों ने हरिहर मंदिर को तोड़ा और उस इलाके में तलवार की नोक पर जबरन धर्मांतरण कराया। धीरे धीरे हिंदू घटकर 30% रह गए और मुसलमान 70% हो गए। संभल में ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं। अब भी उनके नाम के आगे त्यागी, चौधरी, गुज्जर मिल जाएगा। मतलब संभल के ज्यादातर मुसलमान जाटो, गुज्जरों और त्यागी समाज से कन्वर्टेड हैं। उनका डीएनए हिंदुओं का है। पहली बात तो ये है कि आज का जो दौर है ये और है, और 400 साल 500 साल वाला दौर और था। संभल के आसपास जितने भी मुसलमान भाई हैं वो तो सब जाटों से कन्वर्ट हुए, त्यागियों से कन्वर्ट हुए, गुजरों से कन्वर्ट हुए, ठाकुरों से कन्वर्ट हुए। इसीलिए संभल से लेकर सहारनपुर तक आपको जाकिर त्यागी मिल जाएंगे, आपको डॉक्टर मरगूब त्यागी मिल जाएंगे, कादिर राणा मिल जाएंगे, है ना। वहां चौधरी मिलेंगे, अशफाक चौधरी मिलेंगे, अनवार चौधरी मिलेंगे। जो जाट थे वो अभी भी चौधरी लगाते हैं। तो डीएनए तो एक है, पूजा करने का तरीका बदल गया। और ये जो संभल का पूरा ये जो इलाका है ये बड़ा मजबूत इलाका है। इसमें बहुत अच्छी खेती होती है, गन्ना बहुत अच्छा होता है, सब बड़ा उपजाऊ इलाका है। और यहां के लोगों को कन्वर्ट किया गया। 2012 तक संभल की जमा मस्जिद में हिंदू जाते थे, शादी बारात में पूजा पाठ भी करते थे। लेकिन 2012 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने तो वहां के तुर्क सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इशारे पर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की पूजा पाठ पर रोक लगा दी। एएसआई की संरक्षित जामा मस्जिद पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में चली गई। हिंदुओं ने कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे कराना चाहा तो वहां जमकर हिंसा की गई। हिंसा करने वालों का इलाज योगी की पुलिस कर रही है। अब तक 27 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। 300 दंगाइयों की पहचान हो चुकी है। 250 के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। लेकिन विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, उसे कट्टरपंथियों के बताए पर भरोसा है। उन्हें न्यायिक आयोग पर भी भरोसा नहीं है जो संभल हिंसा की जांच कर रहा है। उनके लिए कट्टरपंथियों और पत्थरबाजों की जुबान कानून से ऊपर हो चुकी है। देखिए, सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है। ये सरकार तो बेईमान है। देखिए, जो भी चुनाव हो रहे थे, अभी वो चुनाव हुए हैं, शासन प्रशासन के बल पर जनता को वोट, कहीं पर भी जनता को वोट नहीं डालने दिया है। खुद इन्होंने गुंडों को, अपराधियों को इकट्ठा करके और पुलिस के संरक्षण में दे करके जनता को रोका है वोट डालने से, और इन्होंने बूथों पर कब्जा किया है। अखिलेश यादव वहां का सियासी पर्यटन कर चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तैयारी में हैं। वजह साफ है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। पत्थरबाजों को चेक बांटकर उन्हें कानून पर पत्थर फेंकने के लिए तैयार करना है। अखिलेश की सेना में शामिल माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी अफसरों को धमकी दे रहे हैं। पहले राम गोपाल धमकी दे रहे थे। अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशीं था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा, बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे। और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। कानून के रास्ते से सब जांच होगी। उपचुनाव में कुंदरकी और मीरापुर जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हारने के बाद अखिलेश यादव का
2027 में सत्ताधीश बनने का सपना टूटता दिख रहा है, इसलिए उन्होंने जमाती गैंग को आगे कर दिया है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, समाजवादी पार्टी की जो कुकृत्य है वो आज से नहीं है। समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडे माफियाओं के कब्जे में रही है और उनकी भाषा शैली भी गुंडों जैसी है, अपराधियों जैसी है। प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि गुंडे माफिया प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहाँ राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पास से ऑब्जर्व कर रही है, इनको पूरी तरह से नकार दिया है इन उपचुनाव में, और ये अपनी हार और खींच का बदला तरह तरह के बयान देकर के अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। संभल के बाद बदायूं की जामा मस्जिद पर भी विवाद बढ़ गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बदायूं में जिसे मुसलमान जामा मस्जिद कहते हैं वो असल में नीलकंठ महादेव मंदिर है। मुस्लिम पक्ष इसे 800 साल पुरानी मस्जिद बता रहा है, तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष पूजा का अधिकार मांग रहा है। 3 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष अदालत में जिरह करेगा। अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना गया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया, और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इससे भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। सरकारी कोर्ट ने अपने राष्ट्रीय धरोहर माना है सरकार ने, और उस पर अपनी रिपोर्ट लगा दी है सरकार ने, और सरकारी कोर्ट के वकील की बहस पूरी हो गई है। अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। सोचिए, अगर संभल और बदायूं गैर बीजेपी शासित राज्यों में होते तो क्या होता? क्या मुजफ्फरनगर फिर दोहराया जाता? क्या फिर हिंदू दंगे भी भेंट चढ़ते? यहाँ हिंदू टारगेट पर थे लेकिन बच गए, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, एक हैं तो सेफ हैं। योगी से पहले हिंदुत्व की निशानियां मिटाने का फैशन यूपी में बन गया था। मठ मंदिरों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के कब्जे आम बात थे, लेकिन अब योगी हैं तो नाम भी बदला जा रहा है और पहचान भी। योगी सरकार ने प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे बने रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट रख दिया है। 33 साल पहले इसका प्रस्ताव वहां के नगर निगम ने दिया था, लेकिन न तो समाजवादियों ने कुछ किया और न ही कांग्रेस और बीएसपी ने। अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 2017 से पहले यूपी में माफिया मूछें ऐंठ कर चलते थे। अब हिम्मत नहीं होती कि किसी को घूर कर देखने की, क्योंकि अब योगी की सरकार है। यानी पहले यहाँ पे कोई निवेश करता नहीं था, और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश अपने राज्य में करवा सकता है, सुरक्षित निवेश करा करके हर उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया रास्ता, गुंडा रास्ता, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से उससे निपटा गया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हमें भी जुड़ना है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि 28-29 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे।